अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत राजसभा में बिजनौर के राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। उसने जिंदगी में आज तक इतनी बेइज्जती नहीं सहन की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजौर की सेना अचानक से हमला बोल देगी। अभी उसे बिजनौर आए हुए दिन ही कितने हुए थे। जाहिर सी बात थी कि उनके सैनिक अभी तक जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मगर सिद्धांत एक बहुत बड़ी बात से अनजान था। वो नहीं जानता था कि वो बिजनौर आखिर क्यों आया था। वो बिजनौर इसलिए नहीं पहुंच गया था क्योंकि वो उस जादुई दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसके पीछे कुदरत का हाथ था। वो यहां पर कुछ ऐसा रोकने आया था जो कुदरत ने पहले ही उसकी किस्मत में लिख दिया था। उसे रोक पाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए कुदरत उसे आर्यन और वंदिता से दूर रख रही थी। मगर सिद्धांत को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। उल्टा वो आर्यन और वंदिता के पास जल्द से जल्द जाने की कोशिश कर रहा था। मगर उसके सामने अभी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने अपने पिछले जन्म के कर्मों को सुधारने का निश्चय कर लिया था। आज बिजनौर की जो भी हालत थी वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन की चोरी के कारण से थी। ऐसे में सिद्धांत उन्हें अकेले छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। अब इसके लिए उसे जो कुछ सजा भी सहनी पड़े तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने देखा कि कैसे बिजनौर का राजा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा है। राजा अपनी जगह पर खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि तुम एक शूरवीर योद्धा हो और हमारे सैनिकों को युद्ध कला सिखा सकते हो, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम एक मामूली इंसान ही निकलोगे। उसकी बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी सिद्धांत की तरफ देख रहे थे। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और कहा, राजा जी, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं। मुझे भी शहर वासियों को इस तरह से घायल देखकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन युद्ध कला सीखना इतना आसान नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में सारे सैनिकों को युद्ध कला नहीं सिखा सकता हूं। यहां तक कि राजौर ने भी हमारे साथ धोखेबाजी की है। उन्होंने बिना किसी ऐलान के हम पर हमला बोल दिया। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। आप मुझे कुछ समय और दीजिए। इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते हुए भी सिद्धांत का मुंह सूख रहा था। वो जानता था कि अगर उस राजा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता था। बिजनौर का राजा सिद्धांत को अपनी पैनी नजर से कुछ देर देखने के बाद बोला, मैं अपने नगरवासियों को इस तरह से जान खोते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने बिजनौर को इस युद्ध में विजयी बनाया तो मैं तुम्हें हमारी खानदानी तलवार तोहफे में दूंगा। वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, बल्कि उसके अंदर प्रकृति से ताकत लेकर वार करने की शक्ति है। जैसे ही सिद्धांत को मालूम चला कि वो और भी ताकतवर बन सकता है, उसने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और राजा के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा और बिजनौर को जरूर इस युद्ध में विजयी बनाऊंगा। वहीं दूसरी ओर हर्षवर्धन शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठने के लिए तड़प रहा था। उसके पिता भी भेजे हुए पत्रों में सिर्फ इसी के बारे में लिख रहे थे। अब उससे भी इंतजार नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन जानता था कि इस दुनिया में सिर्फ आर्यन था जिसको उसके इरादे के बारे में मालूम था। मगर उसे यह भी पता था कि राजकुमारी वंदिता आर्यन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाली है। इसलिए वो निश्चिंत होकर अपने आगे की योजना बनाने लगा। वो जानता था कि राजकुमारी वंदिता को मार गिराना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए उसने दूसरे सबसे ताकतवर आदमी पर अपना निशाना कसने की योजना बनाई। उसे मालूम था अगर उसने राजा भीमसेन को रास्ते से हटा दिया तो उसका काम और भी आसान हो जाएगा। वंदिता का इस दुनिया में अपने पिता के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए अगर उसने वंदिता का एकमात्र सहारा छीन लिया तो वंदिता सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाएगी। इसी सोच के साथ उसने अपनी नई योजना बनाई। वो राजा भीमसेन के साथ हर हफ्ते जंगल में शिकार करने जाया करता था। वो जानता था कि राजा भीमसेन पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 24 घंटे
सिपाहियों से घिरे रहते थे। हर्षवर्धन की योजना थी कि वो राजा भीमसेन को मारकर वंदिता को अपने वश में कर ले और शीतलपुर की गद्दी का मालिक बन जाए। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वो और राजा भीमसेन कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकल गए। राजकुमारी वंदिता अपने दूसरे अभ्यास में व्यस्त थी। जंगल में पहुंचते ही राजा भीमसेन ने अपना शिकार ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका एक साथी आज उनकी मौत की प्लानिंग कर चुका था। कुछ देर शिकार करने के बाद राजा भीमसेन को बहुत तेज प्यास लगी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब राजा भीमसेन ने अपने सैनिकों से पीने का पानी मांगा तो उनके सारे सैनिक चौंक गए। उनके पास पानी का घड़ा था ही नहीं। जब भी वो शिकार करने के लिए निकलते थे तो राजा भीमसेन के सिपाही उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए बांध लेते थे, मगर इस बार हर्षवर्धन ने जानबूझकर उस थैले को छुपा दिया था। जब ये बात राजा भीमसेन तक पहुंची तो वो गुस्से से लाल हो गए। हर्षवर्धन ने मौका देखकर चौका मारने की कोशिश की और आगे आते हुए बोला, महाराज इन्हें माफ कर दीजिए, शायद ये पानी का घड़ा लाना भूल गए हैं, मगर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पास में ही एक झील है जहाँ पर आप पानी पीने जा सकते हैं। राजा भीमसेन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो हर्षवर्धन के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए उस झील के पास जाने लगे। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक सैनिक बोला, रुक जाइए महाराज, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने सुना है कि उस नहर में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शिकन आ गई। वो किसी भी हालत में उन सैनिकों को पानी लेने नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे राजा भीमसेन इतने कमजोर हैं कि वो एक मगरमच्छ से अपनी जान नहीं बचा पाएंगे? सामने खड़े सैनिक सन्नाटे से भर गए। उनका ये रिएक्शन देखकर राजा भीमसेन को बहुत ही बेइज्जत महसूस होने लगा और वो चिल्लाते हुए बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बड़े बड़े जानवर को चुटकियों में मार सकता हूँ। तुम सब यही रुको, मैं हर्षवर्धन के साथ जाकर वापस आता हूँ। अपने राजा का आदेश वो सैनिक कैसे टाल सकते थे? अगले ही पल हर्षवर्धन के साथ राजा भीमसेन उस झील की तरफ आगे बढ़ गए। जैसे ही वो लोग झील के पास पहुंचे, राजा भीमसेन ने झुककर पानी पीना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन को पानी में कुछ मूवमेंट नजर आई। ये देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो जानबूझकर राजा भीमसेन को यहां लेकर आया था। उसने इस झील के बारे में बहुत सुना था। इस झील में रह रहे मगरमच्छ न जाने कितने आदमियों की जान ले चुके थे। वो जानता था कि अगर उसने राजा भीमसेन को जहर देने की या उन पर वार करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उन्हें मारने के लिए वो उनके पीछे खड़ा हो गया और धीरे से उन्हें पानी में धक्का दे दिया। वो झील दिखने में भले ही छोटी लग रही हो, मगर वो बहुत ही गहरी थी, जिसके कारण राजा भीमसेन अपने आप को संभाल नहीं पाए और नीचे पानी में गिर गए। पानी में गिरते ही वो डूबने लगे। वे हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए चिल्लाए, हर्षवर्धन बेटा मुझे बचाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मगर हर्षवर्धन उनकी तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया था। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया बुड्ढे। इतना कहकर वो वहां से वापस जाने लगा। देखते ही देखते राजा भीमसेन को दो मगरमच्छों ने आजू बाजू से घेर लिया। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी एक मगरमच्छ ने उनके पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। राजा भीमसेन दर्द भरी आवाज में चिल्लाए। हर्षवर्धन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो भागते भागते सैनिकों के पास पहुंचा और डर से भरी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, राजा भीमसेन को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वहां मौजूद शीतलपुर के सारे सैनिक अपने राजा को बचाने के लिए झील की तरफ बढ़ गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झील का पानी लाल हो चुका है। ये देखते ही उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत अपने हाथों में भाला लिया और झील में राजा भीमसेन को बचाने के लिए उतर गए।
राजा भीमसेन को बुरी तरह से मगरमच्छों ने घायल कर दिया था। हर्षवर्धन पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसे अपने दिल में बहुत ही संतुष्टि महसूस हो रही थी, मगर अगले ही पल उसकी आंखों से चमक गायब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि कैसे शीतलपुर के सैनिकों ने मिलकर दोनों मगरमच्छों को मार दिया। वो राजा भीमसेन को पकड़ते हुए वापस झील के किनारे आ गए। उसने देखा कि कैसे राजा भीमसेन के पूरे शरीर पर मगरमच्छों के दांतों के निशान थे। एक बात तो पक्की थी कि राजा भीमसेन अब जिंदा नहीं रहने वाले थे, मगर वो इस वक्त सिर्फ इंतजार कर सकता था। भीमसेन के सैनिकों ने उन्हें तुरंत एक घोड़े पर लाद दिया और वो सभी वापस राजमहल की तरफ चल पड़े। जैसे ही शीतलपुर के वासियों ने अपने राजा की ये हालत देखी तो वो चौंक गए और जोर जोर से रोने लगे। राजा भीमसेन की इस हालत की खबर वंदिता तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो सभी राजमहल पहुंचे, वंदिता रोते हुए अपने पिताजी के गले लग गई। लेकिन भीमसेन होश में नहीं थे। उनकी सांसें बहुत ही मध्यम चल रही थीं। वंदिता ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, राजवैद्य कहां है? उन्हें बुलाया जाए। कुछ ही देर में राजवैद्य और न जाने कितने दूसरे वैद्य मिलकर राजा भीमसेन के इलाज में लग गए। राजकुमारी वंदिता हर्षवर्धन के साथ उनके कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दुनिया में उसके पिता के अलावा उसका कोई और नहीं था। वो इस तरह से अपने पिता को नहीं खोना चाहती थी। हर्षवर्धन तुरंत उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि राजा जी को कुछ नहीं होगा। वंदिता अपने आप को संभाल नहीं पाई और हर्षवर्धन के गले लगकर रोने लगी। अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो जाऊंगी। हर्षवर्धन ने अपने चेहरे पर आ रही शैतानी मुस्कान को रोकने की कोशिश की और बोला, तुम इस दुनिया में कभी भी अकेली नहीं होगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा साथ जिंदगी भर दूंगा। मगर पिताजी के जाने के बाद मैं राजगद्दी पर कभी नहीं बैठना चाहूंगी। राजगद्दी पर सिर्फ उनका ही हक था। वंदिता ने रोते हुए कहा। हर्षवर्धन तुरंत बोला, मगर तुम्हें अपने नगरवासियों के बारे में भी सोचना होगा। तब रोते हुए वंदिता ने हर्षवर्धन की तरफ देखा और कहा, तो मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूं। तुम मेरी जगह राजगद्दी पर बैठना और मेरे शीतलपुर का ध्यान रखना। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हर्षवर्धन अपनी खुशी संभाल नहीं पाया। वो जानता था कि अगर एक बार राजा भीमसेन मर गए तो उसे राजकुमारी वंदिता को अपने वश में करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर उसे राजकुमारी वंदिता को मारने की भी जरूरत नहीं होगी। वो यूं ही बहुत ही आसानी से शीतलपुर पर राज कर पाएगा। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत अपना वादा निभा पाएगा? क्या हर्षवर्धन अपने बुरे इरादों में कामयाब हो जाएगा? क्या आर्यन हर्षवर्धन को रोकने में कामयाब होगा? क्या वंदिता को हर्षवर्धन का सच कभी मालूम चल पाएगा? क्या राजा भीमसेन की जान बच जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।